afternoon. Good afternoon, ma'am. Tell me, what do you want to revise? Because revision is going on. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। Revision is going on. आप बताइए क्या रिवाइज करना है? Is there any doubt that you have? Do you want to come up with something? Yes, मैम मोटिवेशन का रिवीजन करना था। Motivation I did not teach in HR workshop. What मैम? Motivation तो नहीं पढ़ाए हम तुम लोग को। मैम पढ़ाए हैं। No. मोटिवेशन का थोड़ा एक दो तीन थियरीज दिए थे, वो थियरी रिवाइज करना है। Yes मैम, yes मैम। Okay. Fine. The first theory that we have is Abraham Maslow's need hierarchy theory. Yes This ma'am. need hierarchy theory is the most practical theory of motivation that we can find not just in the organizations but in our own personal lives also. This need hierarchy theory is a theory which is given by Abraham Maslow. Okay, and जो ये नीड दिया है, इन्होंने नीड जो दी है वो क्लियर कट हायरार्की में डिवाइड किया है इन्होंने, और इन्होंने ये बताया है कि human needs, if they are taken care of in the organization, then they remain motivated and they work forward in the organization. So these needs can be divided into several hierarchies, which are the lowest order hierarchy, which is the physiological need, then safety and security need, then belongingness need, then self-esteem need, and self-actualization need. जो सबसे नीचे होता है वो है physiological need, which is रोटी कपड़ा और मकान. ठीक है, air to breathe, water to drink, the physical needs of human, all are counted in physiological need. ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो का ये मानना है कि अगर कि इंसान की सबसे बेसिक नीड जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, तो सबसे पहले इंसान इसी नीड के बारे में सोच सकता है. जब तक ये फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं होती है वो किसी और नीड के बारे में सोच ही नहीं सकता है. ओके, so it is the utmost responsibility of the organization to take care of the physiological needs of the workers. The next in the hierarchy is the safety need. Safety need and security need. सेफ्टी और सिक्योरिटी मनी, जब तुमने इनफ पैसा कमा लिया, इतना कि तुम्हारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, which is of रोटी कपड़ा मकान और इस तरीके की आवश्यकता तुमने पूरी कर ली, then you want some security for your future also. तुम अपने भविष्य के लिए थोड़ा पैसा रखना चाहते हो ताकि तुम सिक्योर्ड फील करो. ओके, तो ऐसे केसेस में आप इंश्योरेंस के बारे में तो तभी सोच पाते हैं ना जब आपकी सैलरी इतनी इनफ हो. Yes मैम. राइट, तो ऐसे केस में यू थिंक अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, मतलब आप भविष्य के लिए कुछ जोड़ पाए, कुछ रख पाए. एंड सेफ्टी नीड्स का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में भी जो वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, that environment should be safe. Okay, next in the hierarchy is the सोशल नीड. सोशल नीड. सोशल नीड मानी बिलोंगिंगनेस नीड, यानी कि आप अपने टीममेट से घुले मिले एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप को फ्लरिश करने का अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन दे आपको, क्योंकि आपकी ये सोशल नीड है. Yes इसके बाद जो आता है वो है हायर ऑर्डर नीड्स, यानी कि सेल्फ एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट. In self-respect, what happens is that after you have worked for a considerable period of time in the organization, काफी लंबे समय तक जब तुमने काम कर लिया, जब तुम्हारे पैसे की नीड पूरी हो जाए, जब तुम्हारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पूरी हो जाए, जब तुम्हारी बिलोंगिंगनेस नीड पूरी हो जाती है, तब उसके बाद जाके आपको सिर्फ पैसा मोटिवेट नहीं करता, देन सेल्फ रिस्पेक्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तुम सेल्फ रिस्पेक्ट भी ढूंढोगे.
सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एस्टीम, ठीक है, यानी कि दिस इज, इफ वी टॉक अबाउट इट बीइंग रिप्रेजेंटेड एक्सटर्नली, तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा चैम्बर होना या बड़ा कैबिन होना या सीनियर्स को अलग तरीके से इम्पोर्टेंस देना, all these things are counter in self esteem. Understood, Nancy? यस मैम। Next we have is self actualization. एक्चुअलाइज करना माने होता है रियलाइज करना। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल यानी लाइफ में जितना जो कुछ अचीव कर सकते हैं वो अचीव करने के का पोटेंशियल रखते हैं। हर किसी की ये नीड नहीं होती है, बट व्हेन यू कम टू दिस लेवल, somebody who has this kind of need, the organization should take care of providing them enough opportunities to realize this potential. ठीक है, यानी कि अगर किसी को लगता है कि हम अपने फुल पोटेंशियल से समाज में बदलाव ला सकते हैं, लोगों में बदलाव ला सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को इतना इनफ प्लान करना चाहिए कि वो लोगों को इस तरीके का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। Understood? This is Abraham Maslow's need hierarchy theory. और क्या पूछना है? मैम एक थ्योरी था ERG थ्योरी, मैम उसको भी समझा दीजिए। ERG theory. ERG theory is an extension of Abraham Maslow's need hierarchy theory. E stands for existence, R stands for relatedness, G stands for growth. ERG, existence, relatedness and growth. तो इस थ्योरी में ये क्लेटन एल्डर्फर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया है, और इस थ्योरी को देते वक्त क्लेटन एल्डर्फर ने ये कहा कि अब्राहम मैस्लो से थोड़ा सा ये थ्योरी डिफरेंट है। यानी अब्राहम मैस्लो ने तो ये क्लियरली बोल दिया कि जब तक तुम्हारी एक नीड पूरी नहीं होती है तुम दूसरी नीड की तरफ जा ही नहीं सकते हो। लेकिन क्लेटन एल्डर्फर ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, वी कुड बी एट वन पोजिशन, ओके, किसी एक पोजिशन पे हम हैं and still be thinking about the needs of the other position. For example, you are at the lower position, you are earning money, and you still can be thinking about the growth in the organization. So the needs at different level can overlap. दूसरी चीज, अब्राहम मैस्लो ने ये नहीं कहा कि अगर नीड पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारी नीड पूरी नहीं होती है, इन दैट केस क्या होगा? In that case, what happens is that in the organization, people feel an element of frustration or regression, and they come down to the lower level of hierarchy, and they settle down at that level and continue working there. This is known as ERG theory. E यानी existence, उसमें नीचे से डाल दिया गया physiological need, और सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, रिलेटेडनेस में डाला गया बिलोंगिंगनेस नीड और सेल्फ एस्टीम नीड, और ग्रोथ में डाला गया सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और बताओ क्या डाउट है तुम लोगों को? मैम मेरा तो हो गया। ठीक है, और किसको क्या पूछना है बताइए, रिवीजन क्लास है ये। मैम एक क्वेश्चन है कि अभी हम लोगों का वर्कशॉप होने वाला है ब्लॉकचेन का, और एक और है मैम, ब्लॉकचेन तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो उसका भी करना हम लोगों के मैनेजमेंट सेक्टर के लिए जरूरी है क्या? देखो, ब्लॉकचेन इज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इस टेक्नोलॉजी पे काम होगा। तो when you are out in the market, there are chances that after 2 years, 3 years, 5 years, you're required to work on this blockchain technology. In that case, if you have, अगर देखो थोड़ा आईटी का बैकग्राउंड नहीं रहने से थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में, लेकिन अगर तुम किसी तरीके से इस कोर्स को कर पाते हो, इफ यू कैन, you know,
understand this course and understand what is the relevance of it, it will always be beneficial to you. तो मैम साइबर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट सेक्टर के लिए क्या बेनिफिट्स है मैम? Even in management, the technology change will result into blockchain uses. Facebook management, Facebook blockchain technology बहुत ज़्यादा use करता है. So if you are into, अगर तुम लोग अलग अलग streams में जाते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जाते हो या मार्केटिंग में जाते हो, maybe you are required to work on this technology. तुम लोगों का क्लास मेरा ऑफलाइन हटा दिया गया है. Every day it is online only, no? यस मैम. और किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं आप लोग? Is there anything anyone wants to ask? No? मैम लेगिस्लेशन टॉपिक का वीडियो यूट्यूब पे नहीं है. थोड़ा लाउड बोलो प्लीज. मैम लेगिस्लेशन टॉपिक जो है ना उसका वीडियो यूट्यूब में नहीं है. कैन यू टाइप इट, बिकॉज आज आवाज का थोड़ा सा इशू है. प्लीज टाइप कर दो मैसेज. मैम लेगिस्लेशन का लेक्चर वीडियोस यूट्यूब पर नहीं है. लेजिस्लेशन का वीडियोस नहीं है, तो लेजिस्लेशन वाला वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है सर. अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे. अगर वैसा होगा तो हम हमारे ग्रुप में सेंड कर देंगे. Who asked this question? मुस्कान और नैन्सी? नैन्सी, ठीक. Did you search it by my name? यस मैम. ठीक है, I'll see. और किसी मैम को पूछना है? हाँ बोलो. सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है ना? हाँ मैम रिवीजन होगा ना सिर्फ? हाँ, ये रिवीजन ही तो चल रहा है. So if यस मैम. you doubt, you can ask. यस मैम ट्रेनिंग हो गया था मैम. मैम आप रिवीजन करवा के देता हूँ. 1 minute, okay. हाँ बोलो, अभी बोलो. क्या बोल रहे थे? मैम रिवीजन कहाँ तक हो गया? रिवीजन कहाँ तक, मतलब आपको जो डाउट है आप वो पूछिए. जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का हम रिवीजन करवा दिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पूरा रिवीजन हो गया. अभी नैन्सी ने पूछा मोटिवेशन टू, उसका रिवीजन हुआ. यू स्टडी एंड यू कम अप विद टॉपिक्स. कुछ है ऐसा जो तुमको समझ में नहीं आया? मैम आज लेगिस्लेशन ही समझा दीजिए, वो लेजिस्लेशन. टॉपिक कवर नहीं है हम लोगों का. ठीक है, समझा देती हूँ. देखो, लॉ का मतलब लेजिस्लेशन. ठीक, जब आप एचआर पढ़ते हैं तो एचआर में बहुत सारा ऐसा लॉ है जो वहाँ की, जो हमारे कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट बनाया है. अगर पैसे से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड लॉ नहीं होगा तो मालिक जो है वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करेगा. ठीक है, और ये होता भी था पहले. इसीलिए इन चीज़ों को दूर करने के लिए लेजिस्लेशन बनाया गया. इसके अलावा जब लेजिस्लेशन की हम बात करते हैं, लेबर लॉज की, तो उसको हम 4 कैटेगरीज में मेनली पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन. द सेकंड वन इज regulative labor legislation. The third one is social security and the fourth one is welfare fund. Protective, जैसा कि नाम बताया गया है, प्रोटेक्टिव यानी ये तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए कि तुम्हारे काम करने के दौरान या बाद में
तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, इसलिए ये प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस बनाए गए हैं। अब ये प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस में क्या क्या आता है? प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस में आता है जैसे द फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, और द माइंस एक्ट, ये सारी चीजें आती है इसमें। रेगुलेटिव का क्या मतलब होता है? रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि वैसे लेबर लॉज जो तुम्हारे और तुम्हारे एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं रेगुलेटिव लेबर लॉ, ठीक है। रेगुलेटिव में क्या आएगा? जैसे इंडस्ट्रियल ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ये रेगुलेटिव है। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ये रेगुलेटिव। जो थर्ड कैटेगरी है वो है सोशल सिक्योरिटी, यही तुम लोग को पढ़ाए थे और यही इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब, सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि लाइफ की वैसी कंटिजेंसीज जहाँ पर कि तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी या तो बढ़ जाती है या फिर तुम कंप्लीटली खत्म हो जाती है, जैसे डेथ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिसेबलमेंट हो गया, वैसे केसेस में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उस वक्त इंसान अपनी नीड्स को खुद मीट नहीं कर सकता है। वो एक ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पर आप खुद अपना टेक केयर नहीं कर सकते, यू नीड सोसाइटी एज अ होल टू टेक केयर ऑफ यू। सोशल सिक्योरिटी में कौन कौन सा एक्ट आता है? जैसे द प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, जो आप यहाँ से निकल के नौकरी करेंगे वहां पर पीएफ कटेगा तुम लोगों का। ये पीएफ को जो एक्ट रेगुलेट करता है वो है द प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। द ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये होता है ईएसआई एक्ट। पर 21,000 से कम जिसकी सैलरी होती है वो उनका ईएसआई कटता है। तो अभी भी जैसे जिसकी सैलरी 21,000 से कम होती है ना, उसका ईएसआई कटता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेचुटी, द पेमेंट्स ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, यानी अगर 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हो तो वो एक तुमको काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी देते हैं कि तुमने इतने लंबे समय तक हमारे यहाँ काम किया। दिस इज नोन एज ग्रेचुटी। और ये ग्रेचुटी कैसे रेगुलेट होती है? द पेमेंट्स ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, मातृत्व लाभ, यानी अगर विमेन एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचा के रखेगी किसी लॉ से, एम्प्लॉयर से, तो क्या होगा कि जैसे ही मैटरनिटी हुई एम्प्लॉयर विमेन एम्प्लॉय को निकाल देगा बाहर, क्योंकि उसको इतना इंटरप्शन नहीं चाहिए जॉब में। एंड सिंस दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड women have to be respected and helped both in such situation, therefore the central government came up with a law which is known as the Maternity Benefit Act 1961. Okay, and last is the Workmen Compensation Act, यानी अगर एम्प्लॉय का हाथ पैर कट जाता है या किसी तरीके की ऐसी अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, अगर सॉरी डिसेबलमेंट नहीं भी होता है लेकिन किसी तरीके की इंजरी होती है ड्यूरिंग द वर्क ऑफ दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको जो मुआवजा दिया जाता है उसको बोला जाता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। समझ में आई? समझ में आया कितना लॉ है, क्या गाइड करता है सोशल सिक्योरिटी को? यस मैम। और बताइए किसी को क्या और कुछ पूछना है? और किसी को कुछ नहीं पूछना है? मैम जो आप बोले एम्प्लॉय को एक तो सिर्फ 30,000 से नीचे जो सैलरी मिलता है वो ईएसआई करता है किस लिए? वो एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, यानी सरकार उसको सोशल सिक्योरिटी की तरह देती है। पटना में तुम ईएसआई का हॉस्पिटल देखे हो?
फुलवारी शरीफ में ईएसआई का हॉस्पिटल है, दीघा में ईएसआई का हॉस्पिटल है, बिहटा में अभी ईएसआई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। वो सरकार की सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ईएसआई फैसिलिटीज दिया जाता है। ओके चंदन? और जिसको जो एम्प्लॉय को नहीं होगा मन कि ईएसआई नहीं कटे तो नहीं, ऐसा ये कुछ मैंडेट, नहीं। तो ये चीज ये सरकार क्यों देती है? ये सरकार इसलिए देती है क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस की तरह ये लॉन्च हुआ था, बेनिफिट था। यानी कि जिसका देखो मन है कि ना कटे, कोई एम्प्लॉय क्यों नहीं चाहेगा कि उसका पैसा का कंट्रीब्यूशन हो? इसलिए क्योंकि ईएसआई में जिसकी सैलरी भी 21,000 से नीचे होती है उन सब का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। और तुमको पता हो है कि नहीं है पता नहीं, उसमें एम्प्लॉय सिर्फ 0.75% का कंट्रीब्यूशन देता है, बाकी पूरा 3.25% का कंट्रीब्यूशन कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे तुम्हारा डिसेबलमेंट है, इंजरी है, अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस है, फ्यूनरल बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट तो है ही, फ्यूनरल भी है, कोई मर गया तो अंतिम संस्कार करने के लिए 15,000 रुपए अलग से दिया जाता है। दीज काइंड्स ऑफ बेनिफिट, उतना डिटेल नहीं जाना है तुमको, लेकिन ईएसआई बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया है। ठीक है? एंड पीएफ पीएफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, जिसका बेसिक प्लस डीए 15,000 से कम है उसका मैंडेटरी पीएफ दिया जाता है। पीएफ में 12% तुम्हारा पैसा कटता है और 12% तो एम्प्लॉयर जो है वो अपनी तरफ से तुम्हारे नाम पे कंट्रीब्यूट करता है। बाद में तुमको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है जब तुम निकालते हो। जो मंथली एम्प्लॉइज को मिलता है उसी में से कटता है। बेसिक का 12%। एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी का कोई क्वेश्चन है? और पढ़ के आइएगा, ऐसे भी आप लोग को थर्ड ईयर में पूरा बीबीएम पढ़ना है। अच्छा, मैम एड ऑन सब्जेक्ट का तो एग्जाम होने वाला था, तो कब से होगा? अभी इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एग्जाम होगा। All that I have taught you in exam, all that I have taught you in class, you don't need to worry too much. इसको revise करना। Any more questions? और न्यू रूटीन चेंज हुआ है तो ऑनलाइन ही होगा। मैं कहाँ से Any more questions? If you don't have any question, then you can study and come back in the next class. पढ़ेंगे तो डाउट होगा, ठीक है? ओके मैम। टॉपिक बता दीजिए ना मैम क्या। देखो क्लास में तो हम सब कुछ बता चुके हैं, ये रिवीजन चल रहा है। मतलब तुमको क्या हाँ। पूछना है तुम हमको बताओ। तुम पढ़ के आओगे तभी ना डाउट होगा तुमको। कॉलेज क्लास ही नहीं हुआ है मैम, मतलब हम ही अटेंड करते हैं तो टॉपिक बता दीजिए नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक रिवीजन करवाइएगा। ठीक है, तुम्हें लोग डिसाइड कर लो क्या टॉपिक रिवाइज करना है, बोलो। मैम मोटिवेशन थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, लेबर वेलफेयर। ठीक है चलो, मोटिवेशन थ्योरी, लेबर वेलफेयर, ये दोनों एक दो टॉपिक हम बता दें, ठीक है? ओके मैम, पढ़ के आना। ठीक है मैम। ऐसे वन साइडेड जब क्लास चलेगा तो फिर समझ में नहीं है, फिर वही बात है, फिर रिवीजन करने का क्या मतलब है? रीइंफोर्समेंट होता है ना रिवीजन का मतलब, पढ़ के आओगे तभी तो रीइंफोर्समेंट होगा। इसलिए टॉपिक पूछ लिए। हाँ ठीक, पढ़ के आना, ठीक है? मोटिवेशन और एम्प्लॉय वेलफेयर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके?